हेलो दोस्तों। एक अमेरिकन राइटर विल लिपमैन ने कहा था, देर सबेर हमें मुफ्त चीज़ों की कोई ना कोई कीमत चुकानी ही पड़ती है। अब देखिए, सोचने की बात है, जब कोई नेता स्टेज पर आकर बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए हर साल में 36,000 रुपये दूंगा या फिर हर महीने 2,000 रुपये दूंगा, बेटियों को 5,000 रुपये दूंगा, तो वो पैसे आएंगे कहाँ से? आज बात करते हैं इंडिया की सबसे पुरानी, सबसे टेस्टेड और सबसे डेंजरस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की, जो आमतौर पर कहलाती है रेवड़ी पॉलिटिक्स। तमिलनाडु और बंगाल दोनों में इलेक्शंस का माहौल है और दोनों में एक ही स्क्रिप्ट चल रही है। बीजेपी स्टेज पर आए, मोदी जी ने अनाउंस किया, महिलाओं को 36,000 रुपये सालाना, बेटियों की पढ़ाई के लिए 5,000 और खेत में काम करने वाली महिलाओं को 9,000 एक्स्ट्रा। तो टीएमसी ने कहा, हमारी लक्ष्मी भंडार योजना की रकम और बढ़ाएंगे। कांग्रेस ने कहा 2,000 रुपये हर महीना देंगे महिलाओं को। ये आर्टिकल जो आजकल अखबार में आ रहे हैं, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट सवाल हम पूछते हैं कि क्या सच में महिला सशक्तिकरण है ये सब चुनावी वादे, या सिर्फ चुनावी शॉपिंग लिस्ट है? अब फैक्ट्स में जाते हैं, देखिए, और ये फैक्ट्स अनकंफर्टेबल से सुनाई देते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि बंगाल का 42% रेवेन्यू सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है। 1 रुपया अगर कमाया जाए तो उसमें से 42 पैसे सीधा लोन के इंटरेस्ट में। तमिलनाडु थोड़ा बेटर लग रहा है, उनका 28% जाता है इंटरेस्ट में, बट स्टिल ऑलमोस्ट 1/3 इनकम पहले से ही बुक्ड है। अब इसके ऊपर नए कैश स्कीम्स लेकर आएंगे तो पैसे कहाँ से कटेंगे? रोड से, स्कूल से, हॉस्पिटल से, जॉब से। वेस्ट बंगाल में अभी तक 7th पे कमीशन पूरी तरह लागू नहीं हुआ। स्टेट एम्प्लॉयज़ अपना डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। मतलब सरकार अपने कर्मचारियों को ही पूरा मेहनताना नहीं दे पा रही है और वो नए वादे कर रही है। ये हाइपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है? और ये सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात नहीं है। राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मल्टीपल स्टेट्स फिजिकली स्ट्रेस्ड हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद 2023 में एक रिपोर्ट में वार्न किया था कि कुछ स्टेट्स की फाइनेंशियल कंडीशन डेट ट्रैप की तरफ जा रही है। तो जब पॉलिटिशियन बोलते हैं मैं दूंगा, उन्हें एक्चुअली बोलना चाहिए टैक्स पेयर देगा, फ्यूचर जनरेशन देगी। अब ज़रा इसे कनेक्ट करके देखते हैं बड़ी पिक्चर से, एक नेशनल एंगल से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया था कि फ्रीबीज का कल्चर सीरियस इकोनॉमिक डैमेज कर सकता है। केस अभी भी चल रहा है। इलेक्शन कमीशन से पूछा गया था कि क्या चुनावी घोषणा पत्र में फ्रीबीज को रेगुलेट करें। रिजल्ट क्या रहा? अभी तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं आया। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टी इस मामले में पहले कदम नहीं उठाना चाहती। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी सब इस गेम में है। ये सिर्फ एक पार्टी की बुराई नहीं है, ये एक सिस्टमिक एडिक्शन है। अब अगर इसे हम इंटरनेशनल एंगल पे देखें तो आपको श्रीलंका का याद आएगी। 2019 इलेक्शन से पहले मैसिव टैक्स कट्स और सब्सिडी प्रोमिसेस किए गए। 2022 में इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, पेट्रोल नहीं रहा, गैस नहीं रही, मेडिसिन नहीं रही। वहाँ के लोग अपनी ही पार्लियामेंट में घुस गए फ्रस्ट्रेशन में। अर्जेंटीना में बार बार फ्रीबीज की बात हुई, बार बार आईएमएफ बेल आउट हुआ। ग्रीस की बात करें तो वेलफेयर स्पेंडिंग ने उन्हें यूरोजोन क्राइसिस में धकेल दिया। ये कंट्रीज़ हमारे से पहले ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, रिज़ल्ट हमारे सामने है। अब हम सोचेंगे पर्सनली कि अगर हमारे स्टेट का पैसा ज़्यादातर कैश ट्रांसफ़र में जा रहा है तो उस सिटी में नया मेट्रो नहीं बनेगा, उस गांव में अच्छी रोड नहीं बनेगी, उस कॉलेज को फंड नहीं मिलेगा, और वो महिला जिसको 2,000 महीना मिल रहा है, अगर उस पैसे की जगह एक स्किल्ड ट्रेनिंग सेंटर मिलता, एक स्मॉल बिजनेस लोन मिलता, एक गारंटेड जॉब मिलता, तो वो 2,000 नहीं 20,000 खुद कमाती। मुफ्त की योजनाएं डिपेंडेंसी बनाती हैं, डिग्निटी नहीं, और डिग्निटी ही असली सशक्तिकरण है।
अब आखिर में तो एक बात कही जा सकती है कि मुफ्त की योजनाएं महिलाओं को सशक्त नहीं कर सकती। मैं इस लाइन से 100% एग्री करता हूँ। तो अगली बार कोई भी नेता किसी भी पार्टी से स्टेज पर आकर अगर बोलें कि मैं तुम्हें इतना दूंगा या उतना दूंगा, एक ही सवाल पूछना उससे कि ये पैसे कहाँ से आएंगे और डेवलपमेंट कहाँ से कटेगा। रेवड़ी खाना आसान है, उसकी कीमत वो हमेशा बाद में पता चलती है। सोचिए, सवाल कीजिए और सोच समझ के वोट कीजिए। धन्यवाद।